यहाँ सत्य धर्म परिसर में यहाँ के देवतुल्य श्रीयुत महिपाल राय गुरुदेव जी, उनके इस आश्रम कैंपस के तमाम भाई बहन सहयोगीगण, शिवेंद्र दास जी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, इस पार्टी के आसाम स्टेट के प्रेसिडेंट ललित पेगू जी, तमाम हमारे साथ यहाँ पर आए पार्टी के पदाधिकारीगण, सिक्योरिटी वॉलंटियर्स, मीडिया के भाइयों बहनों, मुझे कुछ दिन पहले बताया गया कि आपको बारपेटा डिस्ट्रिक्ट में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और कुछ बोलना है। मैंने वो निमंत्रण स्वीकार किया और अपने प्रोग्राम के शेड्यूल में डाला। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आसामी भाषा बोलने नहीं आती और मैं बोडो भाषा भी नहीं बोल सकता हूं। केवल हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं मैं जानता हूं, दो भाषाएं बोल सकता हूं, लेकिन लाहे लाहे लासे लासे सीखने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम बोडो और आसामी भी बोल पाएंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, यहाँ के न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपती है और मैं उसको पढ़ नहीं पाता, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ मुझे भी है। लेकिन भारत ऐसा देश है कि यहाँ कुछ किलोमीटर जाओ तो भाषा बदल जाती है। पंजाब में जाओ तो लोग पंजाबी बोलने के लिए कहते हैं, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी बोलने के लिए कहते हैं, उड़ीसा में जाओ तो उड़िया बोलने को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाओ तो बंगाली बोलने को कहते हैं, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल कहते हैं, केरला में जाओ तो केरला की डिमांड होती है, और दिल्ली के कुछ मीटिंग्स में लोग हिंदी भी नहीं सुनते, उन्हें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो जिंदगी भाषाओं को सीखने में चली जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत सरल हिंदी में अपनी बात कहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी छोटी हिंदी आप जरूर समझेंगे। यहाँ पर हमारे सहयोगी ललित पेगू जी हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ आसामी में और बोडो में ट्रांसलेशन करके बोलने वाले भी हैं। मैं चाहूँगा कि ललित पेगू एक स्क्रिप्ट बनाते रहेंगे संक्षेप में, जो बाद में आसामी में बता देंगे, और राजेश नर्जरी या जो भी यहाँ बोडो बोल सकता है वो एक पॉइंट्स बनाता रहेगा, वो बोडो में भी बता देगा, जिससे कि आप लोग इस बात को समझ सकें। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ऐसे तो हमें आसाम में ये जाना जाता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, लेकिन हम जिस पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं वह धर्म से दूर नहीं है, और हम पश्चिमी विचार, यूरोप ने कहा था कि राजनीति को धर्म से दूर रहना चाहिए, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। ये मानता हूं कि जो धार्मिक नहीं है वह उचित नहीं है। धर्म शब्द उचित का पर्यायवाची है। जो उचित है वह धर्म है, या जो धर्म है वही उचित है, जो उचित है वही सत्य है,
और जो सत्य है वही धर्म है, बाकी चीज कुछ धर्म नहीं है। चूंकि राजनीति झूठ नहीं है और जो झूठ है वो राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए राजनीति भी विशुद्ध धर्म है। राजनीति का जो सार है वो राज्य है। अंग्रेजी में स्टेट बोलते हैं, आप लोग सरल भाषा में सरकार बोलते हैं। इसकी जड़ में है प्रभु सत्ता। कहते हैं भारत की प्रभु सत्ता है, जैसे हम आप हैं। हमारी शरीर में क्या है, पूछते हैं भाई आपकी शरीर में क्या है, तो कहते हैं आत्मा। हमारी शरीर में आत्मा है और आत्मा हमारी शरीर में जब तक है हम तभी तक जिंदा हैं। जब हमारी शरीर में आत्मा नहीं रहता तब क्या कहते हैं कि दुनिया छोड़ गए। शरीर तो रहती है। हमारी शरीर में आत्मा की जो कीमत है, सरकार की शरीर में वही आत्मा का नाम रखा गया है, प्रभु सत्ता। जब सरकार बिना प्रभु सत्ता के जिंदा नहीं मानी जाती तो ये प्रभु शब्द राजनीति का तो नहीं है, ये तो धर्म का है। जब धर्म का शब्द राजनीति में है तो हम कैसे ये मान लें कि राजनीति का धर्म से कोई नाता नहीं है? ये हो नहीं सकता। और जब जब राजनीति गलत रास्ते पर जाती है तब तब उसको धर्म ही है जो उस पर लगाम लगा के उसी तरह खींचता है। जैसे घोड़ा गलत रास्ते पर जाता है तो घोड़ा चलाने वाला उसकी नाक में खींच लेता है रस्सी। धर्म वह नकेल है जो राजनीति को सही रास्ते पर चलने के लिए विवश करती है। इसलिए धर्म और राजनीति ये दोनों रेल की दो पटरियां हैं। रेल कभी एक पटरी पर नहीं चलती। एक पटरी को धर्म कहते हैं, दूसरी पटरी को राजनीति। इनमें कभी भी दूरी बढ़ेगी तो समाज की रेल पटरी से उतर जाएगी। इसलिए आज एक बार फिर हम यह महसूस करते हैं कि राजनीति, राज्य धर्म से नाता तोड़ चुका है और वह गलत रास्ते पर जा रहा। इसको समझने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम धान के खेत में ये सभा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां धान रहा होगा और ये पुआल हमने काट लिया, धान का चावल घर में रख लिया, अब खेत खाली है। हमने जो धान काटे और चावल निकाला, वो चावल को हमने ले जाके कहीं तालाब में तो नहीं डाला, पानी में तो नहीं डाला, कीचड़ में तो नहीं डाला, हमने उसे पका के खाया। ये कौन लोग, इतनी बुद्धि किसकी है? यहां टेपोट्री में जो लोग रहते हैं वो इतने बुद्धिमान हैं कि चावल जब हम धान पकाते हैं, पैदा करते हैं, तो उसको फेंकते नहीं है, खाते हैं। लेकिन आज की राजनीति, आप सरकार से पता करिए, थोड़ा सा जिनको ज्ञान हो पता करिए, नहीं तो मेरे ऊपर विश्वास करिए, थोड़ा अखबार पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़िए। आप धान पैदा करते हैं, उसको खूब संभाल के घर में रखते हैं खाने के लिए, और सरकार जो धान खरीदती है उस धान को क्या करती है, वो
खुले आसमानों में अनाज के गोदामों में छोड़ देती है, उस धान के चावल के ऊपर 8 महीना पानी बरसता है। और उनसे पूछिए कि धान पर पानी क्यों बरस रहा है, गेहूं पर पानी क्यों बरस रहा है, आप ये एक टीन शेड क्यों नहीं लगा देते? तो कहते हैं कि ये तो हम सड़ा रहे हैं और थोड़े दिन बाद इसको उठा के पानी में डाल दें, फेंक आए। हमारे देश के लोग कितनी मेहनत से धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और उसको कितने संभाल के रखते हैं, इसको लक्ष्मी मानते हैं। जब खाना खाने लगते हैं तो पहले माथे पर चढ़ाते हैं, इस अन्न में भगवान का रूप देखते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस अन्न को कचरा समझती है, कचरा, और ले जाके समंदर में, नदियों में लाखों करोड़ों टन अनाज फेंक देती है। यह भेद भी तब खुला जब सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया सरकार को कि आप ये बताइए कि पब्लिक से जो अनाज खरीदते हैं उसका करते क्या है। तो सरकार ने जवाब दिया कि हम 100 बोरा में से 80 बोरा सड़ा देते हैं पानी में, 20 बोरा कंट्रोल की जो दुकान है उसमें 20 बोरा बांटते हैं, 80 बोरा पानी में सड़ा देते हैं। ये गवर्नमेंट करती है। आप ये सोचते होंगे कि जो राजनीति में है वो बड़े ज्ञानी हैं, अगर कोई ज्ञानी होता तो ये काम करेगा? कोई कर सकता, लेकिन राजनीति के लोग ये कर रहे हैं। तो मैं भारत की पार्लियामेंट में 2005, 6, 7, आज के 12 साल पहले, 13 साल पहले हमने वहां के 400 से ज्यादा सांसदों को समझाया। आसाम के भी एमपी थे, ये सोनोवाल जी भी थे तब तो एमपी, इनको भी समझाया, इन्होंने भी मेरी बात को सही माना। हमने कहा कि जो अनाज आप पानी में गिरा रहे हो, सड़ा रहे हो, उसी अनाज के बदले नोट छाप दो और वो नोट देश की जनता को बांट दो, वो अनाज, नोट से अनाज खरीद के खा लेंगे, सड़ाना नहीं पड़ेगा। हमने इतनी सी बात कही थी और सरकार में सांसदों ने तो इसको ठीक माना, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये बंबई के, बंगलौर के, हैदराबाद के, दिल्ली के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि देखो ये जो जनता है, जनता की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ये तो बैल हैं, जैसे बैल ने धान के खेत में खेती कर दी, धान पैदा हो गया, फिर बैल को भूसा मिलता है और जो किसान पीछे पीछे चलता है वो लंबा लंबा चावल का क्या बना के गोल गोल खाता है, पेठा। क्या खाता है? पीठा, पीठा खाता है। जो छाती पे चलता है बैल, वो खाता क्या है? पुआल। और जो पीछे पीछे हल पकड़ के लकड़ी पकड़े रहता है, वो क्या खाता है? पीठा। ये जो बैल में और किसान में रिश्ता है, ये दिल्ली वाले, गुवाहाटी वाले कहते हैं हम सरकारी लोग वो किसान हैं और ये जनता वो बैल है, भूसा खाने वाली, पुआल खाने वाली। वो कहते हैं कि इसलिए ये चिंता करने की बात नहीं है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। अरे बैल को भूसा मिल गया, खोल दिया तुमने खेत में, पेट भरा तब भी शाम को बांध लो, पेट नहीं भरा तब भी बांध लो। हमने कहा ना तो ये धर्म है ना ये राजनीति है, दोनों नहीं है।
ये दोनों नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इस सोच के खिलाफ देश में विद्रोह होना चाहिए। अनाज की कमी नहीं है, लोग भूखे हैं। दूध की कमी नहीं है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। कपड़े की कमी नहीं है, कंपनियों ने इतने कपड़े पैदा किए हैं मिलों में, कारखानों में, कि आज के 20 साल बाद तक लोग कपड़े पहनना चाहें तो खत्म ना हो। लेकिन इस देश में ठंडियों में कपड़े की कमी से लोगों को सर्दी होती है, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है और मर जाते हैं। हर ठंडी में देश के कई करोड़ बुढ़े आदमी मर जाते हैं, महज उनको ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। और उधर कंपनी का मालिक कहता है कि मेरा कपड़ा नहीं बिकता, लोग खरीद नहीं रहे। दवाई की कंपनी, लोग बीमार होते हैं, उन्हें दवाई चाहिए और कंपनियों ने दवाई पैदा कर रखी। लेकिन मेडिकल स्टोर पे जाओ तो लोगों की जेब में पैसे नहीं है, दवाई कैसे लें? जब दवाई नहीं खरीद पाते, दवाई की कमी से लोग मर जाते हैं, झाड़ कराते हैं, फूंक कराते हैं, ओझा के पास जाते हैं, चुड़ैल, डाइन, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गांव में किसी आदमी को पकड़ लेंगे, किसी औरत को, कहेंगे पूरे गांव की बीमारी तेरी वजह से है, उसको पकड़ उसका गर्दन काट देते। डाइन। बीमारी किसी और कारण से हुई, एक बेचारी औरत को पकड़ के उसका गर्दन काट देते, तू डाइन है डाइन, उसको मार डालते। और उधर दवाई सड़ गई, दवाई का टाइम पूरा हो गया, एक्सपायर हो गई, कंपनी वाला परेशान है, रो रहा है कि मेरी दवाई पैदा हुई और उसका टाइम खत्म हो गया, बिकी नहीं। और इधर देश की जनता त्राही त्राही मची है, उसके घर में दवाई नहीं। हमने कहा कि जो दवाई पैदा हो रही है, जो अनाज पैदा हो रहा है, जो कपड़ा पैदा हो रहा है, ये जो ईंट गारा सीमेंट पैदा हो रहा है, इसके नाम पे नोट छाप के देश की जनता को दे दो। अगर ये नोट लोग ले लेंगे तो वो सीमेंट खरीद के मकान बनवा लेंगे, बाजार में कपड़े खरीद करके कपड़े पहन लेंगे और अनाज खरीद लेंगे। किसानों के चावल का रेट बढ़ जाएगा, किसान भी मजे में, व्यापारी भी मजे में, जनता भी मजे में। लेकिन ये बात मानने के लिए ऊपर वाले तैयार नहीं, वो नहीं तैयार है। वो कहते हैं कि इंसान को आप इंसान मान ही क्यों रहे हो, उसे जानवर मानो। हम कैसे माने? जब अभी इलेक्शन आएगा तो इन्हीं जानवरों से वोट मांगने आओगे, भाई वोट दे दो, वोट दे दो। तब अगर वो जानवर होते तो आप वोट मांगने क्यों आते? वो इंसान है, बल्कि आपके मालिक हैं। जैसे बंदूक का लाइसेंस खत्म हो जाता है तो बंदूक का मालिक डीसी के पास जाता है, कहता बाबूजी, कलेक्टर साहब, ये पैसा ले लो, बंदूक मेरी 5 साल के लिए और चला दो। तो जो डीसी है, मालिक है बंदूक के लाइसेंस का, ये सरकार गुवाहाटी वाली, दिल्ली वाली, एक 5 साल में इसकी उम्र पूरी हो जाती है और इसके मरने के बाद फिर से जिंदा करने का काम आपकी बटन से होता है, जो इलेक्शन में बटन दबाते हो। तो ऊपर कौन हुआ? ऊपर हुआ ये बटन दबाने वाला वोटर। मैंने कहा कि देश में जो भी पैसा पैदा हो रहा है और कुछ नोट छापिए, नोट छाप के 6,000 रुपया एक वोटर के खाते में हर महीना भेजिए, 6,000। और आने वाले समय में
जब अनाज और बढ़ जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, तो ये 6,000 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए। जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहता है, ऐसे ही वोटरों का वेतन भी सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। दिल्ली वालों ने, गुवाहाटी वालों ने कहा कि आप बात तो ठीक करते हो गांधी जी, लेकिन एक दिक्कत है। हम कहे बोलिए। बोले कि देखो जी, अपने देश में गरीबी जरूरी है। गरीबी जरूरी। हम कहे भाई क्यों गरीबी जरूरी क्यों है? तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि आदमी जितना गरीब रहेगा, जितना गरीब नहीं रहेगा, कपड़े नहीं रहेंगे, खाने को नहीं रहेगा, दवाई नहीं रहेगी, साइकिल पंचर रहेगी, बच्चों को जमा करने की फीस नहीं रहेगी, आदमी जितना मरता रहेगा, पैसे की तंगी में रहेगा, उतने कम मजदूरी में काम करे, कम मजदूरी। अब जब वो कम मजदूरी में काम करेगा, तब ये जो कलम है, ये बिजली का बल्ब है, ये कार है, हवाई जहाज है, ये कम पैसे में पैदा हो जाएगी, लागत कम आएगी, और हम उसे दूसरे देश में बेच के खूब पैसा कमाएंगे। तब हमने कहा चलो मान लिया आप पैसा कमाओगे, फिर वो पैसा कहां जाएगा? जब आप दूसरे देश में अपने देश का सस्ता धान बेच के पैसा कमाओगे, सस्ती साइकिल बेच के पैसा कमाओगे, सस्ता साबुन बेच के पैसा कमाओगे, सस्ती हवाई जहाज बेच के पैसा कमाओगे, सस्ती कार और जीप बेच के पैसा कमाओगे, सस्ता बल्ब और मोबाइल बेच के पैसा कमाओगे, तो जो पैसा कमाओगे वो पैसा कहां जाएगा? हमने पूछा। हमने कहा कि क्या वो पैसा जनता में बटेगा? अगर बंटे तो चलो हम गरीब रहने को तैयार हैं। हमने कहा बटेगा। उन्होंने कहा नहीं गांधी जी, अगर पैसा बटेगा तो मजदूरी का रेट बढ़ जाएगा, वो पैसा बटेगा नहीं। हम कहे कहां जाएगा? बोले कि दिल्ली का हवाई अड्डा और चौड़ा किया जाएगा, उसी पैसे में पाकिस्तान को मारने के लिए जहाज खरीदी जाएगी, उसी पैसे में चीन को मारने के लिए राफेल विमान खरीदा जाएगा, उसी पैसे में प्रक्षेपास्त्र खरीदा जाएगा। हमने कहा मतलब यह है कि जो लोग आज मर रहे हैं, ये आज के 500 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल तक ऐसे ही मरते रहेंगे, और आप लोगों की बिल्डिंग ऊंची और ऊंची और ऊंची और ऊंची होती चली जाएगी। वो कहते हैं कि गांधी जी, यह तो भगवान का नियम है। क्या यह भगवान का नियम है? ये गरीब पैदा करना, लोगों को पैसा ना देना, ये भगवान का नियम है? क्या ये जो नोट छपती है दिल्ली में, ये भगवान छापने के लिए कहते हैं? ये पाप, ये अपराध, इस कुकर्म के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? ये इंसान की गलती के लिए भगवान को पाप क्यों देना चाहिए, दोष क्यों देना चाहिए? भगवान ने तो ऐसा नहीं किया। भगवान का काम था धान पैदा करना, उसने पैदा कर दी। अब तुम धान को ले जाके पानी में डाल दो तो वो क्या करे? भगवान ने तो नहीं कहा। भगवान ने धान पैदा कर दी, भगवान ने सुपारी पैदा कर दी, भगवान ने आलू पैदा कर दी, भगवान ने सेब पैदा कर दी, भगवान ने फल फ्रूट पैदा कर दिए, भगवान ने दुनियादारी पैदा कर दी। अब तुम उसको मुंह में ही न डालो, तुम उसको पानी में डाल दो, तुम उसको सड़ा दो, तुम माचिस मार के जला दो, तो पाप किसको लगेगा, तुमको कि भगवान को? भगवान पापी है? भगवान ने तो नहीं कहा।
हम देश में एक नई शिक्षा फैला रहे हैं। ये जो भगवान के नाम पर, ये जो धर्म के नाम पर, ये और आगे बोल देते हैं कि ये टेपोट्री में जो लोग पैदा हुए हैं, गांधी जी, विश्वात्मा जी, ये तो इनके पिछले जन्म के कर्म खराब हैं। अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते तो ये कहां पैदा होते? अंबानी के घर में। और चूंकि इनके कर्म खराब हैं इसलिए कहां पैदा हुए? बारपेटा में। तो जो बारपेटा में पैदा हुए वो तो गरीब ही रहेंगे। धर्म का ये बहुत बड़ा अनर्थ है, अधर्म है। धर्म का ये मतलब नहीं, भगवान का ये मतलब नहीं। हमने कहा कि भाई 6,000 रुपया दे दो, और अगर तुमने 6,000 रुपया ना दिया, आप पूछते होंगे, आपके मन में होगा कि हम 6,000 ही क्यों मांगते हैं, 7 क्यों नहीं मांगते, 5 क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सरकार कहती है कि एक वोटर के हिस्से इस देश की आमदनी 12,000 है महीना। मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट कहती है, लिख के देती है। हमने कहा जब एक वोटर का 12,000 है तो आधा पैसा आप हर वोटर से रख लो, टैक्स में रख लो, हवाई जहाज चलाओ, सरकारी कर्मचारियों को वेतन दो, विकास करो, लेकिन आधा पैसा लोगों के बैंक खाते में भेजो। हमने ये कहा, हमने भी पूरा नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक परेशानी है, इंडिया का आदमी बेईमान है। वो 2 खाते खोलेगा, एक बारपेटा में खोल के 6,000 लेगा और गुवाहाटी में जाके फिर खोलेगा और फिर 6,000 लेगा, डबल लेगा, 12,000 निकालेगा। तो सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने विज्ञापन दिया कि दुनिया में कोई माई का लाल है जो ये समस्या दूर कर दे कि अगर कोई 2 बैंक में खाता खोले तो पकड़ा जाए, पुलिस पकड़े। तब बंगलोर का एक आदमी आया, उसने कहा मेरे अंदर वो ताकत है। सरकार ने दिल्ली बुलाया, कहा बताओ कैसे? अगर आदमी 2 बैंक खाता कहीं खोले तो पकड़ा जाए, कैसे होगा? तब उसने कहा कि एक शर्त है कि देश के जितने आदमी हैं सबकी आंखों की फोटो खींचो, आंखों, और ये 10 अंगुलियों का अंगूठे के निशान, पूरे 10 अंगुली का, यही कंप्यूटर में ले लो, फिर कोई खाता खोलेगा हम पकड़ेंगे। इसी से आधार कार्ड बना। आधार कार्ड, ये आधार कार्ड हम ही लोगों की देन है। मतलब सरकार ने पैसा देने की तैयारी किया, लेकिन 2 खाते न खुल जाएं, इसके लिए आधार कार्ड बना। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने आसाम में आधार कार्ड मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा कि अगर हम आसाम में मिलने देंगे तो यहां बांग्लादेशी रहते हैं, वो भी 6,000 रुपए लेने लगेंगे। अब उनके चक्कर में आसाम के जो लोकल आदमी थे उनका भी हक मारा गया। दुनिया को सबको आधार कार्ड मिल गया, केवल आसाम के लोगों को अभी नहीं मिला। फिर सरकार ने कहा कि हम अब लोगों को 25 किलो अनाज फ्री में देंगे, 1 रुपया किलो। जब हमने दिल्ली में दबाव बढ़ाया तब इन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर 25 किलो अनाज राशन की दुकानों से, कंट्रोल की दुकान से देना चालू किया। फिर उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर का जो पैसा है अभी तक हम कंपनी को देते थे, अब लोगों के बैंक के खाते में डालेंगे। ये सब मालूम क्यों हो रहा है? जैसे आप खेत में कभी पानी ले जाते हो तो क्या करते हो? नाली बनाते हो ना। नाली को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं ना।
खेत में पानी ले जाते हो तो नाली में पानी डालते हो, नई नई नाली होती है तो क्या करते हैं, वो पानी खुर्रू से निकल जाता, कभी यहां कभी वहां। तो पानी निकलता है नई नाली में तो थोड़े दिन इंतजार करते हो, थोड़ा थोड़ा पानी भेजो, थोड़ा थोड़ा। जब मिट्टी बैठ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, तब इतना सा पानी, खूब जोर से पानी। ये जो गैस सिलेंडर का पैसा खाते में आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाला जा रहा है कि देखूं पहुंच रहा है कि नहीं। अगर पैसा लोगों के खाते तक पहुंच जा रहा है, अगर 100 रुपया पहुंच रहा है तो 6,000 देने की तैयारी है, वो तैयारी है। लेकिन देश की जनता को पता ही नहीं, देने वाला तैयार बैठा है देने को, मांगने वाले को मालूम ही नहीं, उसे पता ही नहीं। वो सुपारी जाके बेच रहा है, धान ले जाके बाजार में बेच रहा है, दिन भर में 50 रुपया 40 रुपया मिल जा रहा है, छाती से लगा के घर में आ रहा है। लेकिन सरकार से फ्री के 6,000 रुपए मिल सकता है, उसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान। वो घर में बैठा, दो दो पैसे के लाले पड़े हैं घर में, इतनी तकलीफ है, लेकिन सरकार से नहीं मांग रहा। सरकार से क्या मांगता है, नल लगवा दो, खड़ंजे करा दो, स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, ये पक्की सड़क बना दो, ये रेल चला दो। सरकार से ये मांग रहे हैं, लेकिन सरकार से 6,000 रुपया कोई मांग नहीं रहा। सरकार देने की तैयारी में। अभी मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मार्च 19 से, अगले महीने से देश के लोगों को 6,000 रुपया देगी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो भरत गांधी विश्वात्मा ने कहा था, ये नहीं बताया। बोले मैं दूंगा, अपना नाम मैं दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो देश की जनता की गरीबी गई। लेकिन तब क्या पता चली कि 6,000 साल भर में एक बार दूंगा, हर महीना नहीं दूंगा, एक। अब फिर मतलब निकाला बड़ी मुश्किल से जेब में, तब ये बोले कि एक बार दूंगा, फिर लटक गई। क्यों? देश की जनता को मालूम नहीं है आपका हक है। कल तक कोई नेता नहीं बोलता था, अब तो राहुल गांधी जी बोले कि अरे तुम 6,000 एक बार दोगे साल भर में, मेरी सरकार बनेगी तो हम 3,500 महीना देंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सोचो, अगर पैसा नहीं था तो अब कहां से निकला, इसलिए निकला कि आसाम के लोगों में जागरूकता आई। गुवाहाटी में, रंगिया में लाख लाख आदमी की रैली शुरू हो गई, और जब ये नई पार्टी फैलने लगी तब इन लोगों के दिल्ली का सिंहासन हिला कि अब हम पैसा नहीं देंगे तो वोटर्स पार्टी का राज आ जाएगा और कांग्रेस बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने माना। सोचो, आज वो देने के लिए तैयार हो गए। अब कल तक कहते थे कि साहब पैसा कहां है, कहां इतना पैसा है देने के लिए। अब कहां से पैसा आ गया देने के लिए, अब कहां से आ गया। प्राइमरी के मास्टर, आपके यहां होंगे मास्टर लोग सरकारी, आप लोग भी कोई बैठे हो भाई, बुरा मत मानना। प्राइमरी का मास्टर 40,000 रुपया महीना लेता है, और क्या करता है, स्कूल में जाके बच्चों को कहता, बच्चों पढ़ो भूगोल की किताब पकड़ा के एक बच्चे को कहता, लो पढ़ो, तुम सुनो, अब खुद कुर्सी पे सो जाए। स्कूल में जाके कुर्सी पे सोने का वेतन कितना है, 40,000 महीना, 40,000। हम कह रहे हैं कि 6,000 दे दो, पति का, पत्नी का, बच्चे का
एक घर में 5 आदमी हैं तो 30,000 पूरे परिवार को आएगा, एक आदमी को नहीं। 30,000 आएगा। ये परिवार वैसे ही हैं जैसे किसी पौधे को 3 साल से पानी न मिला हो, एक गिलास पानी डाल दो तो आंख खोल देता है। ऐसे हमारे पौधे आंख खोल देंगे। इससे बड़ा दुनिया में इस समय का युग धर्म कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये पैसा मिला तो अनाज जो गोदामों में, सरकारी गोदामों में सड़ रहे हैं, कोई सड़ेगा नहीं। अनाज लोग बाजार से जाके खरीद ले, कपड़े लोग खरीद लेंगे। ये जो मिलों के मालिक हैं और टाई कस लेंगे, वो मेरे तो सारे कपड़े बिक गए, और अमीर हो जाएंगे वो। और इधर जनता भी सुखी हो जाएगी। दवाई की कंपनी वाले खुश हो जाएं कि मेरी दवाई बिक गई, और जो दवाई से मर रहे थे उनको दवाई मिल गई। इसमें बुराई क्या है? आपको लगता कोई गलत काम हम कर रहे हैं? हम कोई अधर्म कर रहे हैं? हम कोई पाप कर रहे हैं? इसलिए यही एक छोटी सी बात हम आसाम में कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की कहानी है। भगवान कृष्ण की कहानी है। उन्होंने कहा कि राजा की कुर्सी पर योग्य व्यक्ति बैठना चाहिए। जिसको प्रजा का दर्द ना मालूम हो वह राजा होने के लायक नहीं है। इसलिए दुर्योधन उस समय का राजा था। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन नहीं, युधिष्ठिर होने के लायक है राजा। क्यों? लोगों का दर्द युधिष्ठिर को मालूम है, लोगों की तकलीफ। राजा एक मां की तरह होना चाहिए कि अगर बच्चे का चेहरा देखा तो मां समझ जाती है कि इसको दूध चाहिए, मां समझ जाती है कि इसको पानी चाहिए। वो मां का दिल जिसके अंदर है वो असली राजा है। कृष्ण ने कहा, ये दुर्योधन ने कहा कि कान्हा, गोपाल, तुम जनता को बरगला रहे हो, तुम हमारे राज्य में जनता को बरगला रहे हो। अरे जो बड़ा बाप होता है, बड़े बाप का बड़ा बेटा ही राजा होता है, वो मैं हूं। धृतराष्ट्र बड़े बेटे हैं अपने पिता के, और उस बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा मैं दुर्योधन, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, राजा रहूंगा। दुर्योधन ने कहा। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तू सबसे बड़ा बेटा तो है लेकिन तेरे दिल में दर्द नहीं है, और जिसके दिल में दर्द नहीं है वो राजा होने लायक नहीं है। आज दिल्ली और गुवाहाटी में जो लोग अनाज सड़ाने के लिए कागज पर साइन करते हैं कि ले जाओ 50 लाख टन अनाज को समंदर में गिरा दो, वो राजा होने लायक हैं? वो है जो ऐसे कागजातों पर, ऐसी फाइल पर साइन करता है कि 50 लाख टन अनाज, 50 लाख टन गेहूं, चावल, आलू, सरसों, दाल ले जाके पानी में फेंक दो, वो राजा होने लायक है। इसलिए हमने पूरे राजा की मशीन बदलने के तय किया, हमने बदलने का तय किया। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ता अनाज, सस्ता कपड़ा बेचने के लिए गरीबी की जरूरत है। अरे हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, इन सभी राजाओं को, प्रधानमंत्री को इकट्ठा करके ये कहेंगे कि जब ये बीमारी सबके देश की है तो आओ एक दस्तखत कर लेते हैं, एक साइन कर लेते हैं कि हम सारे देश मिलके अपना एक सरकार, एक वतन बना लेते हैं, ये निर्यात ही खत्म। अरे यही तो बीमारी है कि हमें बेचना है। जैसे बंगला, पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच बाउंड्री तो है लेकिन सेना नहीं है, उसी तरह चीन और इंडिया के बीच बाउंड्री रहे लेकिन सेना को हटा देते हैं, सेना हटा देते हैं।
ये सेना ही बीमारी की जड़ है। हम सेना रखें, हमारे बच्चे गोली खाएं और दूसरे देश में सस्ता माल बेचने के लिए देश में 90% आदमी कीड़े की तरह बिलबिलाएं, उनको पैसा ला दिया जाए, अनाज सड़ा दिया जाए। ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं यही दो बात कर रहा हूं। यह जो नई सिलेंडर वाली पार्टी आई है, हम लोगों को सरकार ने गैस सिलेंडर दिया, कांग्रेस वालों को पंजा दिया था कि जाके चुनाव लड़ना, बीजेपी वालों को फूल दिया कि जाके तुम जनता से मांगना। सरकार ने हमें सिलेंडर दे दिया, कहा कि आप सिलेंडर पे वोट पड़ेगी, जितनी वोट सिलेंडर पे पड़ेगी तब हम मानेंगे कि हां जनता 6,000 रुपया मांग रही है, तब मानेंगे। अभी 2 दिन पहले, परसों 12 तारीख को, परसों राहुल गांधी जी ने आसाम के प्रतिनिधि हरीश रावत को भेजा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। हमारे जन्मदिन था रंगिया में, अचानक राहुल गांधी के संदेशवाहक हरीश रावत जी आ गए। उन्होंने कहा, गांधी जी हम तो आपके जन्मदिन पे बधाई देने आए हैं। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, कुछ है मामला। इतना दर्द इनको, दिल्ली से हवाई जहाज लेके रंगिया आए और फिर वापस दिल्ली चले गए। इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अब तक तो कभी नहीं उठाई। हरीश रावत क्यों आए? तब पता चली कि कांग्रेस की सिंहासन हिल रहा। आसाम की जनता ये फूल फेंक रही है, आसाम की जनता ये पंजाबी तोड़ रही है, सिलेंडर की तरफ जा रही है। तब वो आए, सिलेंडर की तरफ जा रही है। ये खबर मिली, ये शुभ संकेत है। इसलिए भाई, ये दुनिया प्रजा का राज है। प्रजा जो चाहेगी वो होगा। प्रजा ने नल मांगा, मिली। प्रजा ने सड़क मांगा, मिली। प्रजा ने स्कूल मांगा, मिली। प्रजा ने हॉस्पिटल मांगा, मिली। प्रजा ने रेल मांगा, मिली। अब मैं प्रजा से हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि अपना 6,000 रुपया मांग लो, अपना मांग लो। इसका इंतजाम हो सकता है। हमारी तमाम किताबें हैं, संसद की कमेटी मान चुकी है। ये पैसा कहां से आएगा, कैसे जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, और जितने साधु सन्यासी हैं उन सबको 6,000 रुपया मिलेगा। तो भीख मांगने की काम की बजाय भगवान की चिंता करेंगे, पेट से चिंता मुक्त हो जाएगी, प्रभु से जुड़ जाएंगे। और जब तक इंसान का दिमाग, इंसान की आत्मा पेट की तरफ झांक रही है, तब तक प्रभु दूर है। तब तक साधु सन्यासी होने से कोई प्रभु किसी को मिलता नहीं है। पेट से मुक्ति जरूरी है, और ये 6,000 मिलेगा तो पेट से मुक्ति मिल जाएगी। जो ऋषि मुनि, महात्मा, वैज्ञानिक जिस घर में पैदा होंगे वो वैज्ञानिक, महात्मा, ऋषि बन पाएंगे। आज गरीब के घर में पैदा हुआ आदमी जो महात्मा बन सकता था, वो गिलास धोता है होटल की दुकान, चाय की दुकान पर। ये परिस्थिति खत्म हो जाएगी। महिलाओं को पैसा मिलेगा तो महिलाएं ये डखना उतार के फेंक देंगी। बढ़िया पढ़ेंगी, लिखेंगी, MA, BA, MSc, BSc करेंगी, बढ़िया कपड़े पहनेंगी, हो सकता जीन्स भी पहन ले, टॉप भी पहन ले, काला चश्मा लगा के हीरोइन हो जाएंगे। क्या बुरी बात है, क्या गलत बात है? कोई दिल्ली वालों को हीरो हीरोइन बनने का अधिकार है, आसाम के लोग नहीं बन सकते क्या? और हमारे बुढ़े, जब बुढ़े लोग बुढ़ापा हो जाएगा तो उनकी जो बहू है सासू, उनकी बहू क्या करेगी? अपने ससुर के पास जाएगी, बाबा जी आपको कोई दर्द तो नहीं है? कहीं नहीं बेटा कोई दर्द नहीं। नहीं, अपना पैर लाइए, मैं गरम तेल लगा दूं।
वो गरम तेल लगाएगी अपने सासू ससुर के पैर में और देखेगी कि बाबा जी सो गए क्या। जब तक वो सो नहीं जाएंगे पैर दबाती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर सासू ससुर मर गए तो 6,000 उनका मरा, 6,000 उनका, 12,000 गया। यानी एक एक आदमी की इज्जत बढ़ जाएगी, बुढ़ापे का सम्मान बढ़ जाएगा, बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे और सबको पैसा होगा। लड़कियां पढ़ लेंगी तो कोई एक दो बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेगा, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, सब सुखी हो जाएंगे। किसी को दिल्ली बंबई कलकत्ता जाके गुलामी नहीं करना पड़ेगा, सब अपने वतन में अपने गांव में वही फार्म हाउस बन जाएंगे, बिजली के 24 घंटे आने लगेगी, बढ़िया स्कूल आ जाएंगे, हॉस्पिटल खुल जाएंगे, बड़े शहरों की भीड़ खत्म हो जाएगी और गांव आबाद हो जाएंगे। यही तकरीर करने, यही प्रार्थना करने मैं बारपेटा आया। अगर मेरी बात सही लगे तो हमारे मिशन से जुड़िए, इस मिशन के मेंबरशिप के फार्म लेके सबको जोड़ डालिए, हाथ विनती जोड़ के कि भाई ये तुम्हारी भलाई का काम है, आ जाओ मिलके काम करें। हमारे श्री महिपाल राय गुरु महाराज जी भी इसमें आपको आशीर्वाद देंगे और इस दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए हम लोग मिल के काम करेंगे। एक दिन जरूर हम इस मामले में कामयाब होंगे। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात का खात्मा करूंगा, समापन करूंगा। जय टेपोट्री, जय बारपेटा, जय आसाम, जय भारत, जय जगत, जय वोटर, जय वोटर।